मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि उनको गाइडेंस चाहिए एम फार्म स्पेशलाइजेशंस को लेके। जैसे कि आपको मालूम है हर किसी कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तो फार्मेसी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है जिसको हम मास्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, एम फार्म कहते हैं, और ये 2 साल का कोर्स होता है। अब रही बात इसमें एडमिशन कैसे होता है, तो आमतौर पर इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको GPAT कहते हैं। तो इसको क्वालिफाई करने के बाद जो भी रैंक वगैरह आती है अकॉर्डिंगली एडमिशन होता है और उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। अब रही बात ब्रांचेस कौन कौन सी है, स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी है। जहाँ तक पुरानी और ट्रेडिशनल और आम ब्रांचेस की बात है उसमें एक तो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी। हाँ, उसमें कुछ थोड़ी चेंजेस आई थी कि जैसे केमिस्ट्री में कुछ लोगों की ब्रांच आती थी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो लेकिन है तो वो केमिस्ट्री। फिर कुछ एक चेंज आया था इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसमें भी कुछ लोगों का एम.फार्म वगैरह किया हुआ है। लेकिन एक दशक बाद में आया कोई 90s में कि एम.फार्म स्टार्ट हो गया इन हॉस्पिटल फार्मेसी और कुछ और ब्रांचेस आ गई जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, क्लिनिकल फार्मेसी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ब्रांचेस जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्लिनिकल फार्मेसी ये पूरी तरह से इंडस्ट्री के लिए ही बनी है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड ब्रांचेस ही है। ये ब्रांचेस एकेडमिक्स में के लायक नहीं हैं। जैसे कि एम.फार्म किसी ने फार्म केमिस्ट्री में कर लिया और दूसरा एम.फार्म क्वालिटी एश्योरेंस वाला है, तो क्वालिटी एश्योरेंस वालों को एकेडमिक्स में कहाँ डाल दें? क्या उसको सूटिक्स डिपार्टमेंट में डाल दें, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डाल दें? ये एक अननेसेसरली एक डिबेटेबल क्वेश्चन बन चुका है, तो ये सही है नहीं। ये इंडस्ट्री के लिए बनी है तो इनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही रहें और वहीं इनका डेवलपमेंट हो। अब जो ट्रेडिशनल ब्रांचेस मैंने आपको बता दी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, इनका एकेडमिक में एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि फार्मेसी की ये कोर ब्रांचेस है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल ये रिसर्च में जाएंगे, R&D में जाएंगे, F&D में जाएंगे, और भी कोई इस तरह की कोई ब्रांच हो ये इंडस्ट्री में ज़रूर हैं और जा सकते हैं और जाते हैं। लेकिन एकेडमिक्स में इनका एक मुख्य भूमिका है एज़ कम्पेयर टू एम.फार्म क्वालिटी एश्योरेंस या हॉस्पिटल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेसी। अब ब्रांच अगर अब कोई भी हो एम.फार्म कर लेना चाहिए क्योंकि क्वालिफ़िकेशन ही होती है, क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव कर लेनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन मुद्दा एक है कि नंबर ऑफ़ सीट्स एम.फार्म की जो अथॉरिटीज़ ने रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। देखिए एक ज़माना आया कि 80 सीट्स में भी एम.फार्म होने लगा फार्मास्यूटिक्स में। अब आप खुद ही सोचिए, उसके बाद AICTE ने 16 सीट्स की परमिशन दे दी, लोगों ने 4 ब्रांचेस में एम.फार्म खोल दिया, सूटिक्स में भी, केमिस्ट्री में, वो एक डिग्री कॉलेज जैसा बन गया। अब एम.फार्म स्टूडेंट को अगर 16 की हम स्टूडेंट्स की बात करें, 16 टाइटल कागज़ पर लिखना बहुत मुश्किल है और उनको थीसिस डिसर्टेशन काम करवाना तो दूर की बात है। तो इसलिए एक तो नंबर ऑफ़ सीट्स पर अंकुश रखे अथॉरिटीज़, सप्लाई और डिमांड का भी विशेष ध्यान रखें, कितने PGs निकलेंगे और कितने निकालने हैं। और दूसरी बात है, पहले क्या होता था कि जब कोई इंस्टीट्यूट B.Pharm होता था वो 2 बैच चला लेता था, उसके बाद ही उसको PG स्टार्ट करने की परमिशन मिलती थी। उसका लॉजिक ये भी था कि भाई कुछ फैकल्टी भी सेट हो जाती थी, 5-7 फैकल्टी वो वहीं रहती थी, सामान भी आ जाता था, बुक्स भी आ जाता था, तो इंस्टीट्यूट वेल प्रिपेयर्ड रहता था भाई टू स्टार्ट PG स्टार्ट करना या चलाना कोई मजाक नहीं है, जो कि इस वक्त मजाक जैसा बन चुका है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज़ से भी, एक तो नंबर ऑफ़ सीट्स पर भी अंकुश लगाए और ऑल ऑफ अ सडन इमीडिएटली इंस्टीट्यूट को ना परमिशन दी जाए टू स्टार्ट एम.फार्म, एटलीस्ट वो 2 बैच तो निकाल ले, उसके बाद ही कुछ फैकल्टी वहाँ सेट हो और कॉन्फिडेंस भी हो कि हम PG चला सकते हैं और फैसिलिटीज़ भी बाकायदा हो PG चलाने लायक। थैंक यू।